नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। दोपहर 3 बजे के कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं विवेक देश पांडे। विवेक देश पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पत्रकार हैं, अंग्रेजी अखबारों में काम किया है, इंडियन एक्सप्रेस में काम किया है और जो गटर मीडिया से इतर जो चैनल है, सोशल मीडिया के चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तमाम चैनलों पे विवेक भाई आते रहते हैं और अपनी बात बेबाक कहते हैं। और विवेक भाई नागपुर में रहते हैं, लेकिन पूरे देश पर उनकी नजर रहती है। आज हम बात करेंगे उनसे कि जो देश में घट रहा है, जो जंतर मंतर पर हुआ, नागपुर में भी बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ और अब बिहार में जो बांकीपुर सीट पे बीजेपी की हार हुई है, उसका महाराष्ट्र की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, महाराष्ट्र में क्या परिवर्तन दिख रहा है या महाराष्ट्र वैसा है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ विवेक भाई तो है ही, आप तमाम साथी भी जुड़ गए हैं, आप सबका भी नमस्कार, आप सबको स्वागत। विवेक भाई, बड़ा सहज सवाल है मेरा पहला यही कि जो जंतर मंतर पर हुआ वो हमें पता चला कि नागपुर में भी हुआ, नागपुर में भी भारी आंदोलन हुआ। अब जो बिहार में जो बीजेपी की भयंकर हार हुई है, जो सीट 1995 से बीजेपी कभी हारी नहीं, रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से सीट से लोकसभा सीट से सांसद हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ कि हम जो कुत्ते बिल्ली भी खड़ा कर देते हैं तो वो जीत जाएंगे, ये तो हमारे कार्यकर्ता है। पीके ने उसको जो है एकदम चैलेंज के तौर पे लिया और बीजेपी हार गई। अपने जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको अभी उन्होंने बनाया है नितिन नवीन, वो उनकी पुश्तैनी सीट चली गई। पुश्तैनी सीट इसलिए कह रहा हूं कि उनके पिताजी भी वहां से लड़ा करते थे, जीता करते थे। पिताजी जब उनके नहीं रहे, उनका निधन हो गया, तो नितिन नवीन को वो सीट जो है गिफ्ट के तौर पर मिल गई विरासत में। जो बीजेपी नरेंद्र मोदी और लोग जो है राहुल गांधी पे या दूसरे नेताओं पे वंशवाद का आरोप लगाते हैं, उनके भीतर बड़ा वंशवाद है और वो अब दिखाई पड़ता है। बुरी तरह से हारे हैं। हालांकि कहा जाता था कि पटना पश्चिम जो अब बांकीपुर सीट है, वो बांकीपुर सीट जो है उसमें काइस्ट बहुल है, बनिया बहुल सीट है और इसमें कोई दूसरा जीत नहीं सकता। लेकिन वो सारे भ्रम वहां के नागरिकों ने, वोटर्स ने तोड़ दिए। कई ऐसे वीडियो आए जिसमें लोगों ने कहा कि बीजेपी का घमंड तोड़ना जरूरी था। क्या कहेंगे, ये जीत जो एंटी मोदी की जीत है, ये हार है बीजेपी की, या लोग उकता गए हैं, बदलाव चाहते हैं? क्या देख रहे हैं आप इससे पहले? जी, धनंजय जी, बिल्कुल लोग बदलाव चाहते हैं तो स्पष्ट है। वो दिख रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर वहां से जीते हैं और ये बीजेपी के लिए एक मैसेज है कि आप का वो जमाना चला गया जब आप कोई कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर दे तो वो जीत के आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ये जनता ने उनको बता दिया है। या इसके बहुत पहलू है। ये जो बांकीपुर में हुआ, एक तो सबसे सशक्त उम्मीदवार पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद प्रशांत किशोर थे, जो जन स्वराज पार्टी के जो प्रमुख है वो थे। तो उनका वजन बहुत था, उनका राजनीतिक वजन बहुत था। ये बात अलग है कि 6 महीने पहले हुए चुनाव में वो उनकी पार्टी के ज्यादातर लोगों के डिपॉजिट्स जब्त हो गए, लेकिन उनका अपना एक रुतबा है, उनका अपना एक राजनीतिक वजन है, जो वजन यहाँ काम आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस राजनीतिक वजन की वजह से वो जीते। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर एक बहुत ही सशक्त कैंडिडेट थे। लोगों ने उनके पलड़े में अपना मत डाला है, उनको जिताया है। लेकिन बीजेपी के लिए इसमें मैसेज है, बीजेपी के लिए मैसेज ये है कि बीजेपी जो अपर कास्ट का वोट ये मान के चलती थी कि वो हमको ही मिलने वाला है। अब की बार हुआ ये कि अपर कास्ट का वोट भी उनसे छिटका है। वो इसलिए दो घटनाएं, जो एक तो वो तिवारी वाला एनकाउंटर था और उस वो जो एक नया रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में वो लाना चाहते थे, जो लाया है उन्होंने, उसके खिलाफ जो अपर कास्ट में एक आंदोलन की स्थिति थी, वो और वो जो एक लड़का है तिवारी जिसका एनकाउंटर हुआ, वो ये दो घटनाएं जो है अपर कास्ट कम को अफेक्ट करने वाली घटनाएं हैं। इसलिए वो अपर कास्ट जो बीजेपी के साथ में परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ है, वो उनसे छिटक गया। और बाकी जो ओबीसी वगैरह है, वो भी बीजेपी के साथ नहीं रहे। काफी बड़े अंतर से प्रशांत किशोर जीते। मैं ये मानता हूं कि अगर जन स्वराज पार्टी का कोई दूसरा कैंडिडेट वहां पर होता जिसके बारे में
बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है प्रशांत किशोर जैसा। तो मुझे लगता है उस समय बहुत कड़ा मुकाबला वहाँ देखा जाता। इस जीत में प्रशांत किशोर के खुद के अपने रुतबे का, अपने राजनीतिक वजन का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी से लोग दूर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। जेनजी के आंदोलन के मतलब बैकग्राउंड पर ये चुनाव हुआ था, ये भी स्पष्ट है। युवा भी कई बड़ी तादाद में पटना में हमने और बिहार में हमने युवाओं का आंदोलन भी जंतर मंतर के साथ में पैरेलल एक आंदोलन भी वहां पर देखा है। तो समांतर रूप से ये जो एक गुस्सा है वो हर जगह सड़कों पर आया, हमने देखा। वो बिहार में तो बहुत जबरदस्त तरीके से आया। मतलब जिस तरीके से विद्यार्थियों ने और युवाओं ने वहां पर पुलिस के साथ में मुकाबला किया, वो तो जंतर मंतर में तो काफी शांत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बिहार के युवाओं ने काफी जबरदस्त मुकाबला किया पुलिस का। तो इस पृष्ठभूमि पर भी ये चुनाव हुआ है, ये भी देखने की जरूरत है। इसका जरूर असर तो हुआ ही है। अब इसका क्वांटिफिकेशन हम नहीं कर सकते कि कितने युवा प्रशांत किशोर के साथ जुड़े, कितने युवा बीजेपी के साथ जुड़े, कितने युवा आरजेडी के साथ जुड़े। अब ये बोला जाता है कि ये मैसेज तो अपोजिशन को भी है, क्योंकि आरजेडी का कैंडिडेट जो है वो क्या 14,000 वोट कुछ मिले हैं मुझे, जो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो बहुत तीसरे नंबर पर है और उसको उनको कोई वहां पर रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन उसका कारण मैं ये मानता हूँ, फिर एक बार प्रशांत किशोर का कैंडिडेचर और आरजेडी का जो कैंडिडेट था वो क्या उसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब लोगों को चुनना होगा तो उसको नहीं चुनेंगे वो। हाँ, और दूसरा जो बीजेपी का कैंडिडेट था सिन्हा या कोई, उसको भी लोग नहीं चुनेंगे, ये बात स्पष्ट थी। लोग चुनेंगे तो प्रशांत किशोर को ही, क्योंकि वो बहुत इंप्रेसिव कैंडिडेट थे। तो आरजेडी का ऐसा है कि वो सीट आरजेडी 1995 से वहां पर जीती ही नहीं है। तो अब ये मैसेज है अपोजिशन को और आरजेडी को, ये कहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जैगरेटेड होगा, क्योंकि आरजेडी का वहां पर रिकॉर्ड ही ऐसा है कि वो अभी तक हारती ही आ रही है। तो अभी सडनली वो जीत जाए जेनजी के प्रोटेस्ट की वजह से, या फिर जो भी हुआ है पृष्ठभूमि में जिस तरह की घटनाएं हुए, तो तिवारी की घटना से तो आरजेडी का कोई संबंध नहीं, उससे आरजेडी को फायदा होगा ऐसा तो नहीं है। हाँ, या फिर वो जो रेगुलेशन है यूजीसी का, उससे भी फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आरजेडी को फायदा किस बात से हो सकता था? अगर आरजेडी का कोई नामी गिरामी कैंडिडेट होता जो प्रशांत किशोर के टक्कर में होता, या फिर प्रशांत किशोर की जगह कोई दूसरा कोई ऑर्डिनरी कैंडिडेट होता, उस समय आरडी के चांसेस की हम बात करते तो बात अलग थी। अभी तो ये बिल्कुल तय था कि आरजेडी वहां नहीं जीतने वाली है, टक्कर जो है वो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में ही है। तो एक कुल मिलाकर ये सारे फैक्टर्स बांकीपुर में हमने काम करते हुए हमने देखे हैं। अब इसका असर पूरे देश में क्या होगा? जो मध्य प्रदेश के चुनाव में हुआ, वो तो बीजेपी का अंदरूनी जो झगड़ा था, नरोत्तम मिश्रा और वो जो दूसरे जो कैंडिडेट जो तिवारी थे, शायद मैं भूल रहा हूँ नाम, तिवारी थे। तो तिवारी। जी हाँ, तो ये नरोत्तम मिश्रा ने जो पार्टी के खिलाफ बगावत की, जो तमाशा हमने देखा पिछले महीने में, सड़कों पर इनके समर्थक आए, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, सब हुआ, तो उसके चलते बीजेपी को वहां नुकसान हुआ है। तो एक तो मैसेज है, बीजेपी को लोग ये बता रहे कि देखो हमारा आपको समर्थन जो है वो आप मान के मत चलिए कि हम आपको समर्थन किसी भी हालत में करेंगे। वो जमाना गया, वो वक्त चला गया कि बीजेपी ने कुछ भी कर दिया और बीजेपी ने कितनी भी गलतियां कर दी और बीजेपी ने कितना भी जुल्म ढाया, तो भी लोग बीजेपी को ही चुनकर देंगे। वो समय अभी रहा नहीं, क्योंकि लोग अभी गुस्सा अपना व्यक्त करने की समर्थता लोगों ने दिखाई है। अब लोग गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं अपने आप को। सरकार जो डर का माहौल था, वो डर का माहौल इस आंदोलन ने तोड़ दिया है। तो उसके चलते मुझे लगता है अब लोग थोड़े से खुले मन से और हिम्मत के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की जो प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस का भी परिणाम हमने इन चुनावों में देखा है, ऐसा हम कह सकते हैं धनंजय जी। जी जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नागपुर में है, जहां आरएसएस का पहला या कहिए हेड ऑफिस है आरएसएस का एक तरह से। अब तो हालांकि झंडेवालान में शिफ्ट किया है उन्होंने सारी चीजें, लेकिन फिर भी नागपुर में भी प्रदर्शन
जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। और जब बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के, किसी के, बीजेपी से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी जीत हार की बात करते हैं तो फिर आरएसएस की तरफ हम देखते हैं। क्या नागपुर में आरएसएस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा आक्रोश दिखता है जिससे माना जाए कि वो जो है बीजेपी अब सत्ता से बाहर हो जाएगी, या आरएसएस के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, आरएसएस को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं जी, ऐसा नागपुर में दिखाई तो दिया, लोग पर्टिकुलरली युवाओं के बीच में जो जिस तरह का आंदोलन नागपुर में 2-3 बार हुआ, मतलब एक दिन ही नहीं हुआ। जिस दिन जंतर मंतर में वो जो पार्लियामेंट मार्च का दिन था उस दिन तो हुआ ही, उसके 2 दिन पहले भी एक हुआ था, उसके बाद भी हुआ। तो नागपुर में 3-4 आंदोलन हुए। लेकिन क्या अभी ये इसका परिणाम क्या होगा, ये तो हम तभी बताएंगे जब कोई चुनाव होगा नागपुर में। कोई ऐसा पैरामीटर हम अभी तो खड़ा नहीं कर सकते कि जिससे ये पता चले कि कितना सरकार के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ कितना लोग चले गए हैं। ये जानने के लिए कोई ना कोई एक टेस्ट हमको देनी पड़ेगी, टेस्ट होगी चुनाव में, या फिर किसी दूसरे दूसरा तो कोई मुझे जरिया नहीं नजर आ रहा है जिसमें से हम ये पता करें कि लोगों के मन में गुस्सा एक्चुअली कितना है। तो आसपास तो अभी नागपुर में कोई चुनाव नहीं है। विधानसभा भी हो चुका है, लोकसभा हो चुका है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हो चुका है। हाँ, कहीं अगर बाई इलेक्शन जैसी स्थिति बनी कुछ कॉर्पोरेशन, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में वगैरह, तो हो सकता है वहां कुछ पता चले। लेकिन अभी फिलहाल तो इसको गिनने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन हुए, स्फूर्त तरीके से, स्वयं स्फूर्त तरीके से लोग सड़कों पर, बच्चे सड़कों पर आए और काफी बड़ी संख्या में आए, तो वो तो स्पष्ट दिखा। और 3-4 बार हुआ, मतलब ऐसा नहीं एक ही दिन आंदोलन हुआ, एक कोई सिंबॉलिक आंदोलन हो गया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं। लगातार सड़कों पर आते गए बच्चे, तो वो दिखाता है कि कम से कम युवाओं में तो एक आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ एक आक्रोश है। ये तो नागपुर में दिखाई दिया। तभी जाकर मुझे लगता है कि अभी आरएसएस के प्रमुख ने कहा मुंबई में या कहीं 6 तारीख को कोई एक जेन जी और जेन अल्फा के छात्रों साथ को में, लेकर के, हाँ, वो पूरे देश में 100 एक, शहरों में करने वाले हैं जेएनजी को लेकर के संवाद कार्यक्रम। हाँ, ऐसे वो कुछ एक मीटिंग लेने वाले आरएसएस के प्रमुख, और पूरे देश में करने वाले हैं, जो भी है। तो ये उसी का नतीजा है, क्योंकि उनको पता चला है कि जमीन पैरों तले, जमीन खिसक गई है, हिल गई है, ये समझ में आया है, तभी तो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं ना। तो वो एक बैरोमीटर हमारा हो सकता है कि आरएसएस का जो रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन हुआ युवाओं का जंतर मंतर पे और देश पे कई जगह पर, उस आंदोलन की परिणति जो है वो हमको दिखाई दे रही है, उस आंदोलन का परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। और आरएसएस अभी वॉर फुटिंग पर युवाओं के साथ में अपना एक समन्वय, अपना एक कम्युनिकेशन बनाने का एक एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। तो असर तो हुआ है। अब किस हद तक आरएसएस उन युवाओं को अपनी तरफ करने में सफल होता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में जो कुछ भी इस तरह की टेस्ट हम देखेंगे, उसमें फिर इस आंदोलन का या फिर इस गुस्से का परिणाम कहाँ तक वो ब्लंट कर पाएंगे, ये हमको उस समय पता चलेगा। फिलहाल तो गुस्सा है, और उसको बनाए रखने के लिए उस आंदोलन की जो एक नींव रखी गई, उसको एक बड़े इमारत में तब्दील करने के लिए लगातार जो कोशिश करना जरूरी है, वो कोशिश जारी अगर नहीं रही, तो मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के जो एक प्रेडिटरी सिस्टम है, वो प्रेडिटरी सिस्टम उसको पूरी तरह से खा जाएगा। जी जी, हालांकि नागपुर में दो बड़े नेता नागपुर के जो है राष्ट्रीय स्तर पर हैं, वो चाहे देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो नितिन ही नाम है उनका, हाँ, गडकरी। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, वो नितिन नवीन, नितिन गडकरी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपके यहाँ भी नितिन, हमारे यहाँ भी नितिन। तो नितिन गडकरी जो है वो परिवहन मंत्री हैं, बड़े चर्चित मंत्री हैं। दोनों है, देवेंद्र फडणवीस की चर्चा है, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की बड़ी चर्चा रहती है, वो भी कम चर्चित नहीं है। वो एक अलग कंट्रास्ट कैरेक्टर दिखता है कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी जो है मुसलमानों के खिलाफ, कोई भी छोटी छोटी बातों पे ही मुसलमानों के खिलाफ बड़े नैरेटिव बना देती है। वही अमृता फडणवीस जो है वो
मुस्लिम लड़के के साथ वीडियो बनाती हैं और उसका अलग रिएक्शन रहता है। इसको लेकर के छोटा सा एक कमेंट कर दीजिए, क्या नागपुर में इसको लेकर के कोई चर्चा होती है कि ये क्या कंट्रास्ट है? नहीं, नहीं, ये नहीं। अंदर खाने में तो ये बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। जी। जिस तरह से वो सारी वीडियोज़ आते हैं, रील्स आते हैं, आपस में तो ये बात करते हैं। लेकिन ये पब्लिकली जनता में जाकर बिल्कुल खुले तरीके से इसके खिलाफ बात नहीं करते। वो उनकी स्ट्रैटेजी है। अब वो केरला का कोई लीडर है जिसने जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में ये कहा कि इन लड़कियों पर गैंग रेप होना चाहिए वगैरह। उसके लिए लड़कियाँ तैयार थी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो इतना निचले स्तर पर इतना खराब वक्तव्य आरएसएस का एक बड़ा नेता करे राज्य का, हैं? और जो काफ़ी मैच्योर उम्र उम्र के हिसाब से मैच्योर है, बुद्धि से मैच्योर तो वो दिखता नहीं है। तो इस तरह की बात करे और आरएसएस उसके ऊपर कोई रिएक्शन न दे, तो जो कुछ भी आपने जिस व्यक्ति की बात की, उसके बारे में रिएक्शन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अंदर से अंदर वो चर्चा करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारी इमेज खराब होती है और इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी है। तो हमने देखा है बलराज मधोक ने लिखा है, उस समय के जनसंघ के जो अ, अध्यक्ष थे, जो बाद में उन्होंने छोड़ दिया, वो उन्होंने बीजेपी के ऑफिस में लखनऊ के क्या-क्या होता है ये गोलवलकर को बताया था। लेकिन गोलवलकर ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसी बातों को तवज्जो देते रहूँ तो मेरा काम कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे तो विश्व प्राशन करके भगवान शंकर के जैसा मुझे जीना पड़ता है। ऐसा उन्होंने कहा, ये बलराज मधुक ने खुद लिख कर हो गए हैं। तो इस तरह की बातें वो आपस में तो चर्चा करके उसकी भर्त्सना करते होंगे, उसके खिलाफ बात करते होंगे। लेकिन जनता के बीच में वो कभी अपने लोगों पर टीका-टिप्पणी खुले तौर से वो नहीं करते हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी है। जी। जी। नहीं, वो तो ये भी देखने को आया ना कि ये जंतर-मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें असम के एक मंत्री की बेटी ने नारे लगाए, नीम का पत्ता कड़वा है और मोदी नरेंद्र मोदी फलाना है। अपराजिता सारंगी जो है उड़ीसा की जो सांसद हैं, जो आईएएस ऑफिसर रही हैं, उनकी बेटी ने भी कहा कि तुम चमचे जो है हमारी माँ से शिकायत करोगे, हमारा ट्वीट हटवाने का प्रयास करोगे, लेकिन हम नहीं हटाएँगे। ये अपने आप में 2 चीज़ें जो है बड़ी हैं, बड़ी बातें हैं। और अगर अपराजिता सारंगी का भी कोई बयान उस तरह से नहीं आया और वहाँ जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने कहा कि वो हमारे घर की लड़की है, कोई ज़रूरी नहीं विचारधारा मैच करे, इसलिए उसने कहा है तो हम बात करेंगे उससे। वो जो केरल के जो सांसद जी, केरल के नेता ने थिंकर कहलाते हैं, सुना हमने आरएसएस के, वो जो कहा कि लड़कियों का रेप होना चाहिए, हम गोली मार देते, वो हेमंता बिश्व शर्मा उतना तल्ख होते दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात मैं करना चाह रहा हूँ, जंतर-मंतर पर जिस तरह से लड़कियों ने रिएक्ट किया, खाली जंतर-मंतर पे नहीं, बिहार में भी लड़कियों ने रिएक्ट किया। हर जगह लड़कियों ने रिएक्ट किया और लड़कियों ने इतनी ताकत से रिएक्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी को कल्चरल शॉक लग गया। हल्के तरीके से रिएक्ट नहीं किया, कल्चरल शॉक लग गया। लेकिन उनको ये कल्चरल शॉक नहीं लगा कि उन्हीं लड़कियों को भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे हैं उनके फॉलोअर्स। वो उनको फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी, जो भद्दी-भद्दी गालियाँ हम जैसे पत्रकारों को भी देते हैं और उन लोगों को भी देते हैं जो कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं। उनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। तो ये कल्चरल शॉक की जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी आरएसएस के भीतर या जो बीजेपी के लोग हैं, वो कल्चरल शॉक में हैं या नरेंद्र मोदी पब्लिक ने तो उसको खारिज कर दिया उनके कल्चरल शॉक को कि आपको शौक लगता है तो और ऐसा शौक दे देंगे। हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपसे झुकने वाले नहीं हैं। तमाम लोगों ने गाली देने वाली लड़कियों के समर्थन में लोग खड़े हो गए कि दिक्कत क्या है? खाली लड़के की कॉपीराइट थोड़े है कि लड़के ही खाली गाली देंगे। पुलिस वालों ने कितनी गालियाँ दी, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो उसको लेकर के आप किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को? नहीं, कोई कल्चर शॉक वगैरह नहीं है उनको। ऐसा है वो कल्चर तो उनका ही बनाया हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंतर-मंतर में जो बच्चों ने किया वो आरएसएस के कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गालियाँ वगैरह देने का कल्चर तो इन्होंने अपने लेवल पर खुद ही डेवलप किया है। आपने भी कहा पूरे इनका आईटी सिलसिले के इनके बड़े-बड़े नेता जो जिस तरह के वक्तव्य हमने पिछले 10-12 साल में सुने हैं, वो तो इससे पहले कभी इस तरह की बातें इस देश में होते हुए हमने देखी नहीं। तो गंदे शब्दों का प्रयोग, गंदी भाषा का प्रयोग
ये इनके लिए बहुत आम सी बात है। इनको किसी और ने गालियाँ दी, इससे कल्चर शॉक नहीं हुआ है। इनको एक उसमें से ये अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं। अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं और उसमें से फिर वो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इनके लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि देखिए कैसी लड़कियाँ भी गंदी-गंदी गालियाँ दे रही हैं। अब लड़कियाँ भी लड़के दे सकते हैं इसका मतलब, लड़कियाँ नहीं दे सकती। ये इनका पैट्रियार्चल अप्रोच हमेशा की तरह है कि लड़के देते हैं गालियाँ तो समझा जा सकता है, लेकिन लड़कियाँ भी गाली दे रही है इसका मतलब समाज का कितना पतन हुआ है। ऐसा वगैरह वो नैरेटिव बना रहे हैं। जबकि इनको गालियों से परहेज नहीं है। हमने इनके लोगों को वही अभी वो जो केरला का आदमी है इनका, वो तो सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पहले भी इनके कई लोगों ने गालियाँ बकी है, कैमरा पे बकी है, मीडिया के साथ बोलते हुए बकी है। इन्होंने न्यूज़ रूम में बोली है, किसी की माँ को न्यूज़ रूम में गंदी-गंदी गाली दी है। तो ये तो गालियों के पुराने खिलाड़ी है। गालियों में खेले हैं ये, खेलते रहते हैं। तो ये क्या बोलेंगे दूसरे को किस तरह का दूसरों को कॉलिंग द पॉट मतलब पॉट क्या है, कॉलिंग द केटल ब्लैक वाली स्थिति हो गई। अब ये बच्चों ने गाली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए अपने आप में अलग विषय है। उसकी अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति किसी को गाली देने पर किसी के खिलाफ उँगली नहीं उठा सकता जो खुद गाली से ही बना है, गाली का ही बना है पूरी तरह से। वो दूसरों को क्या बोले, भई आपने गाली दी, तो इनकी स्थिति वैसी है। मुझे इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनके मेरे कई मित्र हैं, इनके कई लोग फेसबुक या फिर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पर आकर इस तरह के वीडियोज़ बना रहे हैं, जिनका कभी मैंने वीडियो नहीं देखा। हुँ, उनका वीडियो मैंने देखा कि हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हैं, प्रोटेस्ट तो होनी चाहिए और आप बहुत कड़े शब्दों में निंदा कर सकते हैं, लेकिन आप जो गालियाँ दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह के बहुत ही मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाले वीडियोज़ मैंने देखे हैं। तो ये नैरेटिव बनाने के लिए इनको कहा गया है कि इस तरह का नैरेटिव इन लड़कों के खिलाफ देश में बनाया जाए, ताकि इनको डिस्क्रेडिट किया जाए और इनको निष्प्रभ किया जाए। इस तरह का एक उनका स्ट्रैटेजी है। तो वो अलग-अलग फ्रंट पे अलग-अलग लड़ाई के मोर्चे खोल देते हैं और वो लड़ाई वो करते रहते हैं। जी, ताकि जो भी उनके खिलाफ वातावरण बन रहा है, उसको जी। किसी भी तरह से डाइल्यूट कर दिया जाए। तो ये उस कोशिश का जी, ही पार्ट है। जी। जी, एक छोटा-सा सवाल ये कि जैसे प्रशांत किशोर जो है बिहार में एक नई उम्मीद की तरह देखे जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के हटने के बाद एक अंधेरा-सा है सामने। अभिजीत दीप के महाराष्ट्र के हैं, दलित समाज से आते हैं, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। जो लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि पूरा देश जो है जिसे लगता है कि उठ खड़ा हुआ। वो खाली सोशल मीडिया से शुरू हुए, सोशल मीडिया पे नहीं रहा वो आदमी, आंदोलन भी सोशल मीडिया पे नहीं रहा। क्या अभिजीत दीप के महाराष्ट्र में एक नए चेहरे के तौर पे देखे जा सकते हैं? उनका भविष्य दिखाई पड़ता है आपको? अब ये बात हम तो नहीं कह सकते, उनको खुद को कहनी होगी कभी। अभी फ़िलहाल तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं राजनीति में तो नहीं जाऊँगा। मतलब अभी अभी फ़िलहाल लेटेस्ट जो है वो शायद वो गार्डेड काफ़ी अभी इतने में कहा है कुछ उन्होंने कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा कहा। तो इसका मतलब मैं कल नहीं सोचूँगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी मतलब हम निकाल सकते हैं। और हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो विशुद्ध समाज सामाजिक काम के लिए हम इसमें आए हैं, ऐसा कहने वाले बहुत से लोग फिर राजनीति में आ जाते हैं। तो ये कल 10 साल में और भी अलग-अलग विचार मन में आते हैं, आदमी के विचार बदलते रहते हैं। युवा उम्र में होता है कि एक आइडियलिज़्म होता है, 30 साल की उम्र में एक आइडियलिज़्म होता है और उस आइडियलिज़्म से दूर जाना उस समय मुश्किल होता है, क्योंकि एक अंदर में बहुत प्रेरणा होती है, अंदर से एक बहुत बड़ी वो प्रेरणा भी बहुत विशुद्ध होती है। उसमें कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं रहता। तो उस तरह की प्रेरणा के साथ वो काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, और काफ़ी मैच्योर बहुत नपी-तुली बात करते हैं। कभी भी किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कंसाइज़, प्रिसाइज़ उनके जवाब होते हैं। इस तरह की मैच्योरिटी 30 साल के एक युवा में पाना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने जो मैच्योरिटी का परिचय दिया है, वो बहुत रेयर है। मतलब भारत के इतिहास में आप याद कीजिए कि 30 साल के किसी लड़के ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो। आप याद कीजिए
जहाँ तक आप याद कर सकते हैं। मुझे तो दूसरा कोई जो भी इमरजेंसी के समय हुआ गुजरात से शुरुआत, किसी एक लड़के का नाम हम आज तक याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल सही। अभी जी, तो अभिजीत दीप के ये बहुत बड़ा आशा का केंद्र बन गया है भारत में। अब वो उनकी उनकी ज़िंदगी आगे किस तरह से वो क्या करते हैं, किस तरह के स्टेप्स लेते हैं, क्या राजनीति में आते हैं। राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। ये अच्छे लोग तो राजनीति में आनी चाहिए और जिस तरह के विचार वो सामने रख रहे हैं, वो बहुत ही मैच्योर मुझे लगते हैं, बहुत मैच्योर लगते हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी बनाते हैं, जिसका कोई बेसिस नहीं है लेकिन बोलते हैं लोग। ये तो इसका फ्रंट है, उसका फ्रंट है। ये सब झूठ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि कल जाकर वो बदल जाए, जितना वो आदर्श आज दिख रहा है वो कल उतने ना रहे। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन कल ऐसा हो सकता है इसलिए आज हम उनको दोष नहीं दे सकते, किसी को भी। मतलब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं कर सकते। हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, वो ऐसे बात तो करते हैं लेकिन फिर बाद में जाकर वो इस तरह से हमने फिर उदाहरण देते हैं लोग, अरे हो ठीक है बाबा, वैसा होता है। लेकिन आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ये भी वैसे ही होगा? आज तो आपको जब इनका एनालिसिस करना है, जब आप इनके बारे में आपको कुछ निष्कर्ष निकालना है, तो आज वो जो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हम कर सकते हैं। या फिर पिछले समय में उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में वो ऐसा कर सकते हैं और वैसा कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बहुत आए गए, इस तरह की बात सड़क पे चलते हुए लोग करते हैं। एनालिसिस करने वाले लोगों ने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास में मटेरियल है उनके बारे में, जो उनके बारे में हमने समझा है, उसके बेसिस पर तो हम यही कह सकते हैं कि वो काफ़ी मैच्योर एक युवा है। 30 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी दिखाना बहुत मुश्किल है। आप याद कीजिए 30 साल के राहुल गांधी, क्या उनमें इतनी इनसे आधी भी मैच्योरिटी थी जब वो 30 साल के थे। आज वो बिल्कुल काफ़ी सही। मैच्योर हो गए हैं, काफ़ी अच्छे बड़े लीडर हो गए हैं, लेकिन 30 साल की उम्र में राहुल गांधी को आप याद कीजिए। तो अ, उस लिहाज से देखा जाए तो अभिजीत दीप एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट फिलहाल तो भारत के समाज जीवन में है, राजनीति में है कि नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो राजनीति को इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं। वो भले ही खुद इलेक्शन में खड़े रहे, ना खड़े खड़े रहे, लेकिन राजनीति को और वो कह भी रहे हैं कि हमारा आंदोलन राजनीतिक है। उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में, यस पॉलिटिकल रीजंस के लिए है। तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, वो पॉलिटिकल लीडर खुद बन के पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं या क्या करते हैं, ये तो आज हम कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक भाई। बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत बेहतर आपने सारे जवाब दिए और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, आपका बहुत-बहुत आभार। कैसा लगता है कार्यक्रम ज़रूर बताएँ और मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।